हेलो क्लास 12। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम कल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता ही चुके थे। अब वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव, या इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है पहले तो समझ लेते हैं कि क्या होता है। दो आवेश होते हैं समान परिमाण के। किसे? समान परिमाण के। अगर हम कंसीडर करके चलते हैं कि एक तरफ हमारा क्या माइनस क्यू रखा है तो दूसरी तरफ क्या रखा है, हमारा प्लस क्यू रखा है। ठीक है, दोनों बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। कितनी दूरी पर? बहुत ही अल्प दूरी पर, मतलब कि बहुत ही कम दूरी पर। ठीक है, इनका कुछ सेंटर हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, O है। तो अगर यहाँ से हम दूरी L लेते हैं तो यहाँ से भी हम दूरी क्या लेते हैं, L ही लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, सेंटर से जो है दोनों आवेशों की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। और जो कुल दूरी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, L प्लस L करके 2L हो जाएगी। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना वैद्युत द्विध्रुव का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करते हैं तो P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आवेश गुणे उनके मध्य की दूरी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम हिंदी में सूत्र लिख पा रहे हैं तो हिंदी में इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। रीजन ये होता है कि P बराबर जब हम लिखते हैं, आवेश कोई भी उठा सकते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों के परिमाण क्या है, हमारे समान है। तो Q एक उठा लेते हैं और उनके मध्य की दूरी हमारी कितनी है, 2L है। तो Q इंटू 2L। तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट बुकों में लिखा रहता है क्या, P बराबर 2Q। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, P बराबर क्या होता है, 2QL। लेकिन ये जो है फॉर्मूला, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे आवेश देखो, समझो क्या अंतर क्या आ सकता है। मान लो क्वेश्चन में कभी तुमसे पूछ लेता है, यहाँ पे आवेश तुमको 5Q रख दिया। ठीक है, आवेश क्या रख दिया तुम्हारा, 5Q रख दिया, और इनके मध्य की दूरी तुमको दे दी L। ठीक है, या इनके मध्य की दूरी दे दी 5 मीटर। तो 5 मीटर, हम बहुत से बच्चे होते हैं कि L की जगह डायरेक्ट 5 मीटर रखेंगे, आवेश 5 कूलाम का दिया है, 5 कूलाम रख दिया, 5 5 25 दूनी 50 तुरंत करके आए, और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हमको यहाँ पे जो दूरी है उनके मध्य की रखनी है। यहाँ पे दूरी उनके मध्य की कितनी कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग, 2L। तो 2L की जगह हम 5 रखेंगे। ठीक है, L की जगह सिर्फ 5 नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर इसके मात्रक की बात करते हैं, विमा की बात करते हैं। ठीक है, और इसको नोट कर लो, फिर पहले इसकी परिभाषा लिखो। हो गया, लिखो, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तथा इन दोनों आवेशों के परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे निरूपित किसे करते हैं, P से निरूपित करते हैं। इसको लिख लो, इसे P से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करते हैं और विमा की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा, मिटा देना। अगर मात्रक की बात करते हैं
तो मात्रक तो हमें निकालना आता है। मात्रक कैसे निकालते हैं? क्यू। क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एल क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक आता है वो क्या आता है हमारा? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, विमा की अगर बात करते हैं कि विमा इसकी क्या आएगी, तो विमा हमारी क्या आएगी? क्यू। क्यू की हमारी विमा क्या होती है? ए टी। एल दूरी है तो उसकी विमा एल, तो इसकी विमा क्या आती है हमारी? एल ए टी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। अब देखो, इसके जो दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हैं वो हमारे बोर्ड पेपर में हर साल कोई एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है। हालांकि डेरिवेशन 3 है हमारे, ठीक है, लेकिन 2 डेरिवेशन आज करवाएंगे, 1 डेरिवेशन कल करवाएंगे। ठीक है, तो 2 डेरिवेशन की बात करते हैं कौन कौन से। हो गया, नोट कर लो इसको। आगे की बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसके 2 केस होते हैं। पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं, डेरिवेशन है ये, और ये जरूर आते हैं, एक डेरिवेशन तो पक्का आता है हर बार। ठीक है, तो पहली हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले बात करते हैं। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर मतलब कि होता क्या है कि एक हमको वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है। मान लो ये हमारा क्या है? डाइपोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम आवेश माइनस क्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू पुट कर देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमारी कितनी है? 12 है। ठीक है, यहाँ पे मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है हमारा? ओ। मध्य बिंदु क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि जितनी भी दूरी हम काउंट करते हैं हमेशा कहाँ से काउंट करते हैं? मध्य बिंदु से काउंट करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसकी अक्षीय स्थिति पे बात कर रहा है, मतलब कि इसकी अक्ष पे कहीं कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग। ये इसके सामने हमने ये बिंदु ले लिया कोई पी। यहाँ पे हमसे वो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके मध्य बिंदु से एक दूरी माननी पड़ेगी उस बिंदु तक की जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, या फिर हमको दूरी जो होगा वो दिया रहेगा। ठीक है, दूरी अगर दिए है और वो कुछ भी मेंशन नहीं किए कि प्लस से है या माइनस से है, तो हमको कहाँ से दूरी दी है? मध्य बिंदु से दिए हुए है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखना। अच्छा, अब जिस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहां पे हम क्या मानते हैं अपने मन से? एक टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। अब वहां पे हमने क्या मान लिया? क्यू नॉट। तो जो भी हम काम करेंगे वो किस पे करेंगे? क्यू नॉट पे करेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची होगी वो कितनी होगी? अच्छा, ये 12 है तो हमें पता है ये आधी दूरी कितनी होगी? एल होगी। ये आधी दूरी कितनी होगी? एल होगी कि नहीं होगी? ये कंफर्म है हमें। यहाँ पे बात करते हैं कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? आर है। तो ये दूरी केवल कितनी हमारी बचेगी? देखो समझो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है आर है, इतनी एल है, तो इतनी पूरी में से इतनी घटा दे तो ये दूरी कितनी आएगी हमारी? आर माइनस एल। एल माइनस आर मत लिख देना गलती से, क्योंकि बड़े से ही छोटे घटाया जाता है। ठीक है, अगर इस दूरी की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो वो दूरी हमें दिख रहा है कितनी होगी? आर तो इतनी है, एल इतनी है, तो ये कितनी हो जाएगी? आर प्लस एल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, दूरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट चार्ज, इसको मान लेते हैं हम सेकंड चार्ज। ठीक है, प्रथम आवेश, द्वितीय आवेश। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखेंगे ये क्यों माने हैं, दिशा के लिए, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वहाँ पे जो होगी वो किस तरफ होगी। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये इस क्यू नॉट को क्या करेगा, भगाएगा। भाई ये भी प्लस वो भी प्लस, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, भगाएगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र लगाएगा ये किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, E2। पक्का, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, ये जो माइनस क्यू होगा ये प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र लगाएगा वो किधर लगाएगा, E1 इस तरफ लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब ई नेट की बात करते हैं कि ई नेट किस तरफ लगेगा। तो ई नेट जब हम बात करेंगे तो इस चीज को समझो कि जो ई होता है, चलो इसको आगे बताएंगे हम, नोट कर लो फिगर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया फिगर, ऊपर का देखो निकाल रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे E1 वैद्युत क्षेत्र लग रहा है और E2 वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो E1 कितना लगेगा और E2 कितना लगेगा, पहले हम ये देख लेते हैं। तो E1 जो होगा, फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हालांकि हमें यहाँ पे Q जो है वो साइन के साथ नहीं रखना है, सिर्फ उसका परिमाण रखना है। तो Q अपॉन, लेकिन दूरी हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। E1 देखो किसके कारण लग रहा था, इस माइनस Q के कारण लग रहा था। इस माइनस Q से इस P बिंदु की दूरी कितनी है, देखो हमें दिख रही है साफ साफ, कितनी है, R प्लस L। तो ये कितनी हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। E2 की बात करते हैं तो E2 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे आएगा। Q भी हमारा वैसे ही आएगा। E2 इसके कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कितनी है, ये हमने दूरी मानी थी कितनी, R माइनस एल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q दोनों में क्या है, सेम है। E जो होता है, फॉर्मूलेस देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R स्क्वायर के। होता है कि नहीं होता है। E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, KQ बाई R स्क्वायर। मतलब कि अगर दूरी हम बढ़ाते जाएं तो वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी अगर बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो R प्लस एल दूरी ज्यादा कि R माइनस एल दूरी ज्यादा, सिंपल सी बात है, R प्लस एल दूरी ज्यादा है। तो ये अगर हमारी बढ़ेगी तो E1 क्या होगा, कम होगा। R माइनस एल कम है तो E2 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो E नेट की अगर बात करते हैं, इस चीज को अच्छे समझ लेना, दूरी यहाँ पे ज्यादा तो ये जो E होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे दूरी कम तो E2 क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो E नेट की अगर बात करते हैं तो अब ये चित्र मिटा रहे हैं। ठीक है, अब ये वही E नेट हमें निकालना है कि E नेट कितना आएगा। हो गया, देखो ई नेट की बात करते हैं तो ई नेट जो होगा वो हमारा क्या आएगा, जाहिर सी बात है हमें अभी समझ में आ गया है कि E2 क्या है, बड़ा है, E1 क्या है, छोटा है। तो ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, E2 माइनस E1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। E2 कितना है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा। एलसीएम ले लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा हमारा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। फिजिक्स केवल उतनी थी, हमें केवल ये E1 E2 की समीकरण निकालनी थी। अब सारी क्या है, मैथ है, तो अच्छे समझना।
ये देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको ऊपर से नीचे तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। हो गया। देखो अब आगे ई नेट की बात हम कर रहे थे, तो ई नेट हमारा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, उसको तो ऐसे ही रखा रहने दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलो, तो होल स्क्वायर खोलोगे जब तो क्या आएगा ऊपर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r l, ठीक है। माइनस यहाँ पे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी बनेगा, लेकिन साइन क्या होंगे उसके, चेंज होंगे। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2rl। नीचे की बात करते हैं, ठीक है। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका पूरा क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ऊपर 2rl बचा तो वो कितना हो जाएगा, 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अभी ऐसे लिखा है हम लोग। अब देखो एक चीज, हमें पता था कि जो L है वो अत्यंत सूक्ष्म दूरी होती है। भाई द्विध्रुव आघूर्ण में सबसे पहली मेन कंडीशन यही होती है कि जो उसके बीच की दूरी होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। तो L जो है वो टेंडिंग टू लगभग लगभग क्या है, 0 है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत सूक्ष्म होती है या सूक्ष्म, ठीक है। आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत सूक्ष्म होती है। तो L अगर 0 के पास है, मान लो सोचो तुम खुद, अगर L की वैल्यू 0.2 होती तो L स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0.04। 0.2 बड़ा या 0.04, ऑब्वियसली बात है 0.2 बड़ा है। तो जैसे जैसे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो चीज छोटी होती जाएगी। तो L स्क्वायर लगभग लगभग हमारा क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे L स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 0। ई नेट बराबर देखो ऊपर क्या चल रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4rl बटे, सिर्फ एल स्क्वायर को 0 करना है, गलती से एल को 0 मत कर देना, नहीं तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख लो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। आर स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, तो ये केवल होल स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बिगाड़ रहे हैं। आगे की बात करते हैं, ई नेट, तो ये क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4rl था बटे r की पावर 4 हो जाएगा, ये r की पावर 4 से ये कट जाएगा, तो ये देखो क्या आ जाएगा, Q इंटू 4l बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब इसको थोड़ा तोड़ के लिखते हैं हम लोग, तोड़ के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एक 2 को हम 2QL के साथ लिखे ले रहे हैं, एक को हम लास्ट में अलग से लिखे ले रहे हैं, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। इस 2QL की जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, नोट कर लो ऊपर का, फिर आगे लिखे। हो गया, देखो देखो ई नेट बराबर
इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, 2 को हम आगे लिख ले रहे हैं, पी को उसके बाद नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बताया था ये एक नेतांक होता है, इसको के भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो ई नेट बराबर हम इसको 2 KP अपॉन आर, ये सूत्र याद रखने का सिंपल तरीका है, 2 KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब KP से ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, कि कमला पसंद होता है। आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लो। हो गया? अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। दूसरी हेडिंग है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही अधिकतर पूछी भी जाती है। ठीक है, एक किसी अन्य बिंदु पर वो अब मान लो पूछी तो जाती है लेकिन ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, वो थोड़ा कठिन हो जाती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर बात करते हैं। अच्छा, निरक्षीय स्थिति पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें वही चीज़ बेसिक से क्या बनाना है, एक तो डाइपोल बनाना है, ये -Q, ये प्लस, इनके मध्य की दूरी कितनी है हमारी, 2L है। ठीक है, एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, वो क्या है हमारा O, यहाँ से दूरी L, यहाँ से भी दूरी इसकी L। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति पर मतलब कि अक्ष पे हमें बिंदु नहीं मानना है, यहाँ पे या यहाँ पे बिंदु नहीं मानना है। निरक्षीय स्थिति पर हम मान लेते हैं जो बिंदु है वो हमारा P यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप अपने मन से हम क्या मानेंगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, जो भी काम करेंगे हम इस पर करेंगे। अच्छा, अब देखो बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, अच्छा, ये हम दूरी मान ले रहे हैं। अब देखो मध्य बिंदु से दूरी है तो ये दूरी जितनी होगी वही दूरी हमारी ये भी होगी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, या फिर इसको हम R ना मान के इसको हम मान ले रहे हैं कि मध्य बिंदु से दूरी हमारी कितनी है, R है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो अब देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज की बात करें तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, तो ये अगर R है, ये हमारी L है, तो जाहिर सी बात है कर्ण हमारा क्या आएगा, R² प्लस L², किसमें, अंडर रूट में। ये भी हमारा कितना आएगा, R² प्लस L² आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो दूरी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, हमने ऑलरेडी बताया था। अब लेकिन दिशा की बात करते हैं। ये जो -Q है इसको हम प्रथम आवेश मान ले रहे हैं, इस +Q को द्वितीय आवेश मान ले रहे हैं। तो -Q जो है वो इस +Q0 को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र लगाता है वो किस तरफ लगाता है, नीचे की तरफ। इसको हमने देखो हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, ये +Q इसको भगाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये जो आग लगाता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम मान ले रहे हैं कितना, P2। अच्छा, तो अगर हम कंसीडर करके चलें, ये हमारी क्षैतिज अक्ष है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कि ये कोण हमारा थीटा है तो ये भी कोण हमारा क्या होगा, थीटा होगा। और ये कोण थीटा, तो जाहिर सी बात है ये भी कोण हमारा क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। ऊपर वाली हेडिंग देखो बिगाड़ रहे हैं ताकि चित्र अच्छे से समझ में आ जाए।
ये कोण हमारा क्या है, ये देखो ये थीटा तो ये भी थीटा। भाई देखो ये भुजा अगर बराबर तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये हम लोग ऑलरेडी कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट करना चाहें, किसके, इस E2 के, तो एक तो देखो क्षैतिज के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हमारा कंपोनेंट क्या आएगा, E2 cos थीटा। ये जो आएगा ये वर्टिकल हमारा क्या आएगा, E2 sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा। इस E1 के कंपोनेंट करें तो E1 का भी देखो एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा, E1 cos थीटा। आएगा कि नहीं भाई, देखो ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा ही तो होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, E1 cos थीटा। अच्छा, ये कंपोनेंट जो वर्टिकल होगा ये क्या आएगा हमारा, E1 sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा। ये चित्र बना लो, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्र के आधे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग E1 और E2 की, कि क्या E1 और E2 बराबर हैं। भाई देखो यहाँ पे E2 sin थीटा आया है, यहाँ पे E1 sin थीटा आया है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हमारा E1 E2 के बराबर हो जाए तो ये दोनों कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फायदा है हमको। तो E1 की अगर बात करते हैं तो E1 किसके कारण लग रहा था, इसके कारण लग रहा था। तो E1 की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना, Q बटे दूरी कितनी, √r² प्लस L² का होल स्क्वायर करेंगे तो √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो E1 हमारा देखो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r² प्लस L²। आएगा कि नहीं आएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। E2 की इसी प्रकार बात करें तो E2 भी हमारा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे दूरी देखो फिर से वही है तो √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो E2 भी हमारा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r² प्लस L²। ये क्या हो गया हमारा, समीकरण नंबर 2 हो गया। हम मान लेते हैं चूंकि E1 जो है वो हमारा किसके बराबर है, E2 के बराबर है, और मान लेते हैं कि ये हमारे दोनों किसके बराबर हैं, E के बराबर मान लिया है हमने। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा हमारा आसानी रहे। तो E1 sin थीटा जो होगा बराबर काहे के होगा, E2 sin थीटा के। तो ये दोनों कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अतः यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा आपस में निरस्त हो जाएंगे। हमें मतलब सिर्फ किससे रहेगा, cos थीटा वालों से इनके, किससे, cos थीटा वालों से। ठीक है, ये इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़े। हो गया, देखो आगे। E1 की बात कर चुके, हमारा E1 आ गया है, E2 भी आ गया है। ठीक है, और E1 और E2 को हमने क्या मान लिया है, E मान लिया है। ठीक है, तो E नेट की अगर बात करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, केवल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, जाहिर सी बात है। तो E नेट की अगर बात करते हैं तो इस E1 की जगह हम लोग E रख सकते हैं, प्लस E2 की जगह भी क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं। तो E नेट हमारा जो आएगा वो कितना आएगा हमारा, 2E cos थीटा। आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि E की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, E की वैल्यू हमारी कितनी आई थी,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि अब देखो त्रिभुज हम ये ले रहे हैं, मान ये वाला त्रिभुज, हम कोई भी एक त्रिभुज ले लो, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कोण कितना है, थीटा है। ये जो दूरी हमने मानी है वो कितनी है, आर है। ये जो दूरी है वो एल है। ये दूरी कितनी है, √r प्लस एल स्क्वायर। अगर इस त्रिभुज से cos थीटा की वैल्यू निकाले तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना, l बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। अब इस cos थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो ई नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 2e l बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ई की वैल्यू रखने पर या ई का मान रखने पर ई का मान रखेंगे तो ई नेट जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा 2 भी था तो 2 को पहले लिख लिया है हमने। ठीक है, गुणा लगा देना यहाँ पे, 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये चीज क्या है, एल बटे √r स्क्वायर प्लस। इतना नोट कर लो पूरा, फिर आगे बढ़े। हो गया, अब चित्र मिटा रहा है। देखो ई नेट, ठीक है। अब देखो ये ऊपर 2ql, 2ql डायरेक्ट किसका फॉर्मूला, p का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p इसको लिखे दे रहे हैं। नीचे देखो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे हम इसको r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर से वही एजम्पशन लेना है। चाहो तो पहले यहाँ पे इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो kp अपॉन कितना बचा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। चूंकि l जो है अत्यंत सूक्ष्म है, अतः एल स्क्वायर जो होगा वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ई नेट बराबर देखो के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 क्या मतलब कि आर स्क्वायर की पावर क्या, 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या आता है, ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब। डेरिवेशन को नोट कर लो। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो अगला डेरिवेशन है वो कल बताएंगे।